Hello, hi, hope you are well and doing great. In this video, we are going to talk about origin of ESP. In our earlier video, we discussed some of the important definitions of ESP given by different linguists. We have collected the information related to different definitions as given by different, and that we consider that they are important for the students of applied linguistics, English for specific purposes, and even TOEFL are सिंपली यू कैन से लिंग्विस्टिक्स एज वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ ईएसपी के बारे में। और इसके अंदर पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ईएसपी को हमने कैसे डिफाइन किया, फिर हम उसके ओरिजिन की स्टेजेस की तरफ जाएंगे। ईएसपी स्टैंड्स फॉर इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस. It refers to the teaching and learning of English language that is focused on specific fields or areas of study rather than general or everyday use. मीन्स एक इससे पहले जब भी इंग्लिश पढ़ाई जाती थी दैट वाज जनरल, और वो हर फील्ड के लिए, हर टास्क के लिए, हर गोल के लिए ऑलमोस्ट सेम ही इंग्लिश सेट की जाती थी। बट बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स जिनके ऊपर हम बात करेंगे कि जिनकी वजह से ये ईएसपी, उसकी वजह से ये हुआ कि दैट पीपल आर लिंग्विस्ट started to think that there must be some specific jargon, specific lexical choices, grammatical patterns जो एक फील्ड के लिए होने चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ जी, द गोल ऑफ ESP is to develop the language skills necessary for students to communicate effectively in their field. तो उन्होंने ये बात करना शुरू कर दी कि जी जिस जो उनकी फील्ड की लैंग्वेज है उसके लिहाज से उन्होंने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बात की जाए, such as reading and understanding technical documents, writing reports and emails. Now move on to let us move on to other two important definitions. ESP refers to the teaching and learning of English. में दो बातें आ जाती हैं, टीचिंग है और लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज। लेकिन जो गोल होगा वो लर्नर का ये होगा कि उसने वो लैंग्वेज जो है वो किसी पर्टिकुलर सेटिंग में यूज करनी होगी। अदर देन दिस ESP इज बेस्ड ऑन डिजाइनिंग कोर्सेज टू मीट लर्नर नीड। अदर देन दिस इट इज ऑल्सो सीन एज एन अप्रोच एंड नॉट एज अ प्रोडक्ट। हम इसे अप्रोच के तौर पे लेते हैं, नॉट एज अ प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस जिसके अंदर दरमियान में भी इफ़ यू हैव टू चेंज द मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, मटेरियल चेंज करना हो, स्टाइल ऑफ टीचिंग को चेंज करना हो, तो हम वो चेंज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी आज के जो बेसिक टॉपिक है, जो आज का लेक्चर है ओरिजिन ऑफ ईएसपी पे। लेकिन इससे पहले देखते हैं जी, ESP was not a planned and coherent movement, but it could be considered as a phenomenon that grew out of a number of converging trends. बहुत से different trends emerge हुए, उन सब को मिला के जो है आप कह सकते हैं। लेकिन हम जो बेसिकली तीन बेसिक ट्रेंड्स पे बात करेंगे, एंड द फर्स्ट ट्रेंड इज द डिमांड्स ऑफ अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। आपको पता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यू फील्ड्स आ जाती हैं, साइंस के लिहाज से, टेक्निकली आ गया, इकोनॉमिकली देखा जाए, और लोगों ने जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। सो व्हाट हैपन, दिस एक्सपेंशन क्रिएटेड अ वर्ल्ड यूनिफाइड and dominated by two forces, technology and commerce, which in their relentless progress soon generated a demand for an international language. तो उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सके आपस में। तो इसकी वजह से जो है ज़्यादा इकोनॉमिक पावर, और आपको पता है मिलिटरीली भी और फिजिकली भी आप समझ लें तो अमेरिका स्ट्रॉन्ग था। सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये इंग्लिश की तरफ आ गई कि जी इंटरनेशनल लैंग्वेज का रोल ज़रा इंग्लिश ही परफॉर्म करे। सो व्हाट हैपन, द फैक्ट वाज टू क्रिएट अ होल न्यू मास ऑफ पीपल वांटिंग टू लर्न इंग्लिश, not for the pleasure or prestige of knowing the language, but because English was the key to access and get benefit from international technology and commerce. इससे पहले जब भी लोग ज़ुबान सीखते थे तो वो ये कहते थे कि जी दैट यस ही इज़ नोइंग आर लर्निंग द लैंग्वेज जस्ट फॉर प्लेयर, या उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा। लेकिन अब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि दैट दे नीड टू गेट एक्सेस टू दीज स्किल्स, ये जो आपके टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कॉमर्स के स्किल्स हैं उनको सीखने के लिए इंग्लिश को सीखा जाने लगा। दिस डेवलपमेंट वाज आल्सो एक्सेलरेटेड बाय ऑयल क्राइसिस व्हिच रिजल्टेड इन द, तो वहाँ पे फंड्स गए, फंड्स के साथ ऑटोमेटिकली लैंग्वेज जो स्कॉलर्स के, जिनकी वजह से वहाँ पे भी
इंग्लिश सीखी गई। सो दिस द फर्स्ट फैक्टर इज द डिमांड्स ऑफ अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। उन्होंने क्या डिमांड सेट की जिसकी वजह से एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आ गई, और इंटरनेशनल लैंग्वेज को ये कहा गया कि यस दे हैव। और इसके अंदर एक और भी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि डिफरेंट फील्ड्स में उनको पता लग गया जी। फॉर एग्जांपल डॉक्टर केम टू नो दैट कि मैंने किस फील्ड की कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, और एक टीचर को समझ आ गई कि उसने इंग्लिश पढ़ाते हुए एक जो इंजीनियर है उसे पढ़ाते हुए कौन सी चॉइसेस का इस्तेमाल करना है। तो ये आपका डिमांड्स ऑफ अ ब्रेव न्यू वर्ड आ गया। आगे चलते हैं अ रेवोल्यूशन इन लिंग्विस्टिक्स। एज यू नो कि जो 1950s की अगर हम बात करें तो जैसे स्ट्रक्चरलिज्म या बिहेवियरल लिंग्विस्टिक्स या आप जनरेटिव ग्रामर की बात करते हैं, तो एट दैट टाइम मोस्टली सॉरी लिंग्विस्ट जो थे वो फोकस करते थे आपके स्ट्रक्चरल पैटर्न्स पे। ट्रेडिशनली दे हैड बीन टू डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, जिस तरह वो यूज़ हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो आपकी प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर है उसके ऊपर उन्होंने बात करना शुरू की हुई थी। लेकिन जब न्यू स्टडीज हुई 1970s में, इट शिफ्टेड अटेंशन अवे फ्रॉम डिफाइनिंग द फॉर्मल फीचर्स। उन्होंने कहा जी फॉर्मल फीचर्स के बजाय हमें जो एक्चुअली जिस तरह कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज यूज़ हो रही है हमें उसको देखना चाहिए, और उसी तरह हमें लोगों को फिर सिखानी भी चाहिए। वन फाइंडिंग ऑफ दिस रिसर्च वाज दैट द लैंग्वेज वी स्पीक एंड राइट वेरीज कंसिडरेबली इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। जैसे कॉन्टेक्स्ट वेरी करता है, लाइकवाइज द लैंग्वेज आल्सो वेरीज। किसी कॉन्टेक्स्ट में ये हो सकता है कि माइट बी इन दैट प्रेजेंट टेंस इज मोस्टली यूज, किसी कॉन्टेक्स्ट में ये हो सकता है कि फ्यूचर टेंस का बहुत इस्तेमाल होता हो। तो उन्होंने कहा कि वी मस्ट प्रीफर टू लर्न प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वो उनकी कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ हो रहा है, इन कंपैरिजन टू कि हम फ्यूचर को पहले सीखे और फिर प्रेजेंट। तो उन्होंने इस तरह कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फोकस करना शुरू किया। These ideas married up naturally with the development of ESP. Linguists propounded that if language varies from one situation of use to another, it should be possible to determine the features. तो उन्होंने कहा जी स्पेसिफिक फीचर्स जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की कि उसके जो फीचर्स हैं स्पेसिफिक उनको डिटर्मिन किया जाए और वो लर्नर के कोर्स में शामिल कर लिए जाए। एंड दीज आर सम ऑफ द लिंग्विस्ट जिन्होंने इस चीज़ पे काम किया था। मूविंग ऑन टू द थर्ड बेसिक फैक्टर, और ये तीन ही फैक्टर है जी। सबसे पहला था डिमांड ऑफ अ ब्रेव न्यू वर्ड, सेकंड रेवोल्यूशन इन लिंग्विस्टिक्स, एंड द थर्ड इज फोकस ऑन द लर्नर। बिफोर दिस आपको पता है जी टीचर सेंटर्ड अप्रोच ज़्यादातर फॉलो होती थी, एक अथॉरिटेटिव ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टाइप अप्रोच फॉलो होती थी। बट इन आफ्टर 1970s जो है ना लर्नर के ऊपर फोकस किया गया। लर्नर वाज कंसीडर्ड द सेंटर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। वही टीचर की मेथडोलॉजी, वही टीचर का टीचिंग मटेरियल सपोर्ट जो भी वो यूज़ करेगा, उसी की असेसमेंट, उसी की बेस पे सिलेबस। तो लर्नर वाज कंसीडर्ड एवरीथिंग। New developments in educational psychology also contributed to the rise of ESP by emphasizing the central importance of the learners and their attitudes to learning। और उनके attitude को भी importance दी गई कि do they have the attitude to learn this language or not। Learners were seen to have different needs and interests। उनके needs analysis किया गया। This is very important topic of applied linguistics ESP TEFL। तो उसका उनका needs analysis किया गया, उनके interest का analysis, और उसकी बेस पे जो है आपका कोर्स सेट किया जाता था यहाँ सिलेबस। वाई? बिकॉज ये जो फैक्टर्स थे ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और इफेक्टिवनेस जो है लर्निंग को वो पॉजिटिव रोल उसमें प्ले करते थे। This led to the development of courses in which relevance to the learner's needs and interests were paramount। The standard way of achieving this was to take text from the learner's specialist area। जैसे अगर हमने एक बायो का स्टूडेंट और उसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हम प्रेफर करेंगे कि उसकी बायो की बुक से ही टेक्स्ट ले लिया जाए। The assumption under was that the clear relevance of the English course to learners' needs would improve their। तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है उनकी मोटिवेशन इंप्रूव होगी एंड इट वुड गिव अस गुड रिजल्ट। तो अभी ओवरऑल हमने तीन बेसिक फैक्टर्स पे ओरिजिन ऑफ ईएसपी पे बात की, और इसके अगर हम इसका कंक्लूजन देख लें, सो द ग्रोथ ऑफ ईएसपी देन वाज ब्रॉट अबाउट बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। एक हो गया एक्सपेंशन ऑफ डिमांड फॉर इंग्लिश टू सूट पर्टिकुलर नीड्स, फिर दूसरी चीज़ होगी जी डेवलपमेंट हुई लिंग्विस्टिक्स में, और लास्टली आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी होगी। इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम ओवरऑल कंसीडर करें तो इन्होंने ईएसपी की ओरिजिन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। That's it for today. If you have any question, you can type in the comment box, but for that you have to like and subscribe our channel. Thank you so much.